हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा जिसके स्टार्ट में हम एक लड़की वैन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में थी। वो हॉस्पिटल में अपने ब्लड को सेल करने के लिए आई थी ताकि उसे उससे पैसे मिल सके और वो डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहती है, डॉक्टर क्या मैं एक और ब्लड की बोतल दे सकती हूँ? एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। और डॉक्टर उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम बहुत ज्यादा ब्लड पहले ही दे चुकी हो, अगर इससे ज्यादा ब्लड तुमने देने की कोशिश की तो तुम्हारी जान भी जा सकती है, तुम पागल हो गई हो। इतने में वैन की रिपोर्ट्स लेकर वहाँ पर एक नर्स आती है और डॉक्टर जैसा ही उसकी रिपोर्ट्स पढ़ता है तो हैरान होते हुए और गुस्से से वैन को देखते हुए कहता है, तुम सच में पागल हो, तुम प्रेग्नेंट हो तो फिर तुम ये ब्लड क्यों सेल कर रही हो? और ये बात सुनकर वैन बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। इतने में उसे शियान की कॉल आ चुकी थी और वो कॉल अटेंड करते हुए कहती है, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए गुड न्यूज है। वो असल में लेकिन शियान उसकी बात काटते हुए कहता है कि वैन तुम अभी तक पैसे लेकर नहीं आई हो, मैं पैसों का वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। इस पर वैन कहती है कि आज की मैंने सारी पानी की बोतल्स डिलीवर कर ली हैं और कुछ ही देर में मैं पैसे लेकर घर आ रही हूँ, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। शियान कहता है कि हाँ जल्दी से आओ, फिर शादी की तैयारियां भी तो करनी है, कल हमारी शादी है। तभी वीवी उसे फोन पकड़ते हुए कहती है, सिस्टर कैसी हो तुम? और उसकी आवाज सुनते हुए वैन कहती है कि वीवी तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? इस पर वीवी कहती है, क्या मतलब मैं क्या कर रही हूँ? मैं ब्रदर इन लॉ की हेल्प कर रही थी उसका सूट सिलेक्ट करने में। मुझे तो शादी का बहुत ही ज्यादा इंतजार है, आखिर अब तो मुझसे इंतजार हो भी नहीं रहा। वैन उसकी बात सुनकर स्माइल करती है, कहती है ठीक है मैं भी घर आ रही हूँ। ये कहकर कॉल कट करते हुए वो डॉक्टर को ग्रीट करते हुए वहाँ से उड़ चुकी थी। दूसरी तरफ वीवी शियान की तरफ देखते हुए कहती है कि मुझे बताओ ये इतने पैसे ले आएगी जितने की हमें जरूरत है? और शियान कहता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, पैसे लाने के लिए अगर उसे अपना ब्लड भी सेल करना पड़ा तो वो भी कर देगी, मैं ये बात जानता हूँ। ये कहने के बाद वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करने लगे थे। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम नैनगोंग के दो बच्चों को देखते हैं और वो दोनों भाई अपने ऑफिस के सामने आकर खड़े हुए थे। गोंगचू एक बिजनेसमैन था और यू एक आर्म्ड फोर्स ऑफिसर था। यू गोंगचू के पास आते हुए कहता है कि मेरी थर्ड ब्रदर से बात हुई है और उसने कहा है वो थोड़ा सा बिजी है तो थोड़ी देर में आ जाएगा, हमें अंदर चलना चाहिए। और गोंगचू कहता है कि हाँ बिल्कुल हम अंदर चलते हैं क्योंकि शेयर होल्डर्स की मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। उनके अंदर जाते ही वहाँ पर वैन भी पहुँच चुकी थी और वो पानी लेकर अंदर की तरफ जा रही थी ताकि पानी डिलीवर कर सके। लेकिन वहाँ पर खड़ी लड़की निया जैसे ही उसे देखती है तो वो तो शॉक ही रह गई थी और अपने साथ खड़े आदमी को वो इशारा करती है और वो आदमी तो जैसे ही वैन को देखता है तो वो पागल ही हो चुका था। वो बहुत ही ज्यादा डर गया था और फिर कहता है, तुम नैनगोंग के जैसे कैसे दिख सकती हो? और वो बहुत ही ज्यादा डर भी रहा था, लेकिन वैन को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है और वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। लेकिन वहाँ पर खड़े लोग जैसे ही सामने पड़ी पिक्चर की तरफ इशारा करते हैं तो उस पिक्चर को देखते हुए वैन को इस बात का एहसास हो गया था कि उसे देखकर सब ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उस पिक्चर में बिल्कुल उसके जैसी ही एक लड़की मौजूद थी। वैन तो भी खुद भी शौक ही खड़ी थी कि इतने में हम शुन को देखते हैं जो कि अपने स्पोर्ट्स बाइक में वहाँ पर आ चुका था और बाइक से उतरते हुए वो कॉल करते हुए कहता है, जी ब्रदर मैं आ गया हूँ ऑफिस के बाहर। नहीं मैं अभी तक सिस्टर को नहीं ढूंढ पाया हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है मैं बहुत जल्द उसको ढूंढ लूंगा। ये कहते हुए जैसे ही वो अपने सामने देखता है तो वैन को देखकर वो भी शौक रह गया था और कहता है, मम्मा यहाँ पर कैसे आ सकती है? शुन भागते हुए वैन के पास गया था और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि तुम मेरी मम्मा के जैसे कैसे दिख रही हो? जिसके बाद वो वैन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा था और वैन को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो चीखते हुए कहती है कि मैं तो पानी देने के लिए आई थी, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? और इसके बाद हम मीटिंग रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर डायरेक्टर ली बैठा हुआ था और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और वो गोंगचू और यूंग की तरफ देखते हुए कहता है कि शेयर्स को डिवाइड कर लो। नैनगोंग के प्रेसिडेंट जो शेयर्स छोड़कर गए थे और जिसके लिए छोड़कर गए थे वो तो मर चुकी है, इसलिए इन शेयर्स में हमारा भी हिस्सा है और ये शेयर्स हमें चाहिए। जिस पर गोंगचू गुस्से से खड़े होते हुए कहता है कि ये शेयर्स मेरे हैं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इतने में हम शुन को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ चुका था और वैन को सबके सामने करते हुए कहता है कि किसने कहा कि मेरी सिस्टर मर चुकी है? मेरी सिस्टर जिंदा है। मैं जानता हूँ कि हमारी फैमिली के बहुत सारे दुश्मन हैं, इसीलिए किसी भी तरह मैं अपनी सिस्टर को ढूंढ लाया। और गोंगचू बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है, शुन फाइनली तुमने सिस्टर को ढूंढ लिया। और यू भी वैन के पास आते हुए कहता है, सिस्टर क्या तुम ठीक हो?
वैन बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहती है कि ये सब कुछ यहाँ पर चल क्या रहा है। इतने में हम डायरेक्टर ली को देखते हैं जो कि गुस्से से खड़े होते हुए बोलता है, ये क्या मजाक है। जैसे ही मैंने शेयर्स डिवाइड करने की बात की तो यहाँ पर अचानक से इस फैमिली की डॉटर भी आ गई, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन यू ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो डायरेक्टर ली की तरफ मारने के लिए आता है और डायरेक्टर ली बहुत ही ज्यादा डर भी गया था। गोंगचू यू को रोकते हुए बोलता है कि अच्छा ठीक है, ठंडे दिमाग से काम लो। अब गोंगचू सबकी तरफ देखते हुए कहता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई इंसान किसी से इतना ज्यादा मिलता हो। इसका फेस देखिए और मेरी मदर का फेस देखिए जाकर, क्या आपको ये दोनों बिल्कुल सेम नहीं लग रहे। जिस पर वहाँ पर बैठे सभी टीम मेंबर्स कहते हैं कि बिल्कुल इनका फेस बिल्कुल सेम है। तो गोंगचू कहता है बस साबित हो गया कि यही मेरी सिस्टर है, आप लोग यकीन क्यों नहीं कर रहे। लेकिन डायरेक्टर ली कहता है कि मैं यकीन नहीं करूंगा और ना ही किसी को करने दूंगा जब तक तुम डीएनए टेस्ट लेकर नहीं आते हो। मैं जा रहा हूँ और मुझे 1 हफ्ते के अंदर डीएनए की रिपोर्ट चाहिए और तभी मैं यकीन करूंगा कि ये तुम्हारी बहन है या फिर नहीं। इस पर गोंगचू गुस्से से कहता है कि आज की मीटिंग यहीं पर एंड होती है और अगली मीटिंग में आपको डीएनए रिपोर्ट भी मैं दिखा दूंगा, अब आप सब जा सकते हैं। सबके जाने के बाद वैन कहती है कि अच्छा ठीक है, अब मैं भी चलती हूँ, मुझे पानी के पैसे देना मत भूलिएगा। ये कहकर वो जाने के लिए मुड़ती है लेकिन गोंगचू उसे रोकता है, कहता है अभी रुक जाओ। इस पर वैन कहती है देखिए आपने मुझे गलत समझ लिया है, मैं तो जानती भी नहीं हूँ कि ये नैन फोंग कौन है। जिस पर गोंगचू कहता है कि नैन गोंग है वो और तुम भी गलत समझ रही हो, मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ पर इनाम देने के लिए रोक रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प की है आज यहाँ आकर। और फिर गोंगचू बोलता है कि मैं तुम्हें 1 बिलियन देने के लिए रेडी हूँ। और ये सुनते हुए तो वैन शॉक होते हुए पूछती है 1 बिलियन। यू कहता है कि अगर ये पैसे कम है तो हम तुम्हें अपने ग्रुप में से शेयर्स भी दे सकते हैं। लेकिन वैन कहती है नहीं नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। और फिर सोचने लगती है कि कल मेरी शादी होने वाली है शियान से, शियान कितना ज्यादा लकी है कि मुझे इतना सब कुछ मिल गया। इतने में उसे कॉल आने लगी थी और वैन कहती है मुझे जाना होगा, वहाँ पर मुझे और भी ज्यादा वाटर डिलीवरी करनी है ताकि मुझे पैसे मिल सके। ये कहकर वैन तो जल्दी से वहाँ से भाग गई थी और शुन कहता है सिस्टर हम आपको आपका रिवॉर्ड भिजवा देंगे। और वैन के वहाँ से जाता है यू कहता है कि मैं तो अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ इसका डीएनए टेस्ट करवाने के लिए क्योंकि मैंने चुपके से इसका एक बाल निकाल लिया था। और गोंगचू एक पर्सन को कॉल करते हुए कहता है कि जो ये लड़की अभी वाटर डिलीवरी के लिए आई थी इसका पता लगाओ कि इसकी शादी किससे होने वाली है और कौन इसका फियांसे है, वो क्या काम करता है और जल्दी से बहुत सारे गिफ्ट्स अरेंज करवाओ, कल मैं खुद उसकी शादी में ये सारे गिफ्ट्स लेकर जाऊंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम गोंगचू को देखते हैं जो कि उस बैंक्वेट में आ चुका था, लेकिन जैसे ही वहाँ पर ब्राइड और ग्रूम की पिक्चर देखता है तो शॉक होते हुए कहता है यहाँ पर तो वैन की पिक्चर होनी चाहिए थी, फिर ये वीवी की पिक्चर क्यों है, ये वैन तो बिल्कुल भी नहीं है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर हैरान होते हुए वो बैंक्वेट के अंदर जा चुका था। अब वैन भी वहाँ पर आ गई थी जो कि पिक्चर को देखती है, लेकिन पिक्चर के सामने फ्लॉज होने की वजह से वो ब्राइड की पिक्चर को नहीं देख सकी थी और बहुत ही खुश होते हुए वो बैंक्वेट के अंदर आ गई थी और सोचने लगती है कि फाइनली मेरी उस पर्सन से शादी होने वाली है जिससे मैं लव करती हूँ। वो अपने सामने शियान को देखती है जो कि अपनी रिंग को खोलते हुए उसके सामने करते हुए कहता है कि क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ गुजारना पसंद करोगी। इस पर वैन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और कहती है इसने तो मेरे लिए रिंग भी खरीदी है। लेकिन इतने में ही वैन को आवाज आती है हाँ मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारने के लिए रेडी हूँ। ये बात सुनते हुए वैन शॉक रह गई थी और जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वीवी ब्राइडल ड्रेस में आ रही थी। वीवी जैसे ही स्टेज पर जाती है तो शियान उसे रिंग पहनाता है और ये देखकर वैन कहती है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। जिस पर वीवी कहती है सिस्टर थैंक यू सो मच, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई कि ये शादी मेरी और शियान की है, तुम्हारी नहीं। हाँ तुमने उस शादी को ऑर्गेनाइज करने के लिए इतना ज्यादा इस पर पैसा लगाया है उसके लिए थैंक यू। कितनी मेहनत की थी ना तुमने इसके लिए, यहाँ के फूलों से लेकर यहाँ के बैलून्स तक हर चीज तुमने कितने दिल से सजाई थी। इस पर वैन रोते हुए कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरी जगह नहीं ले सकती हो। और वीवी हंसते हुए कहती है तुम्हारी जगह, ये तुम्हारी जगह तो कभी थी ही नहीं, ये तो हमेशा से मेरी जगह थी। क्या तुमने पोस्टर नहीं पढ़ा। वैन जैसे ही पोस्टर पढ़ती है तो वो और ज्यादा गुस्से में आ गई थी और शियान के पास जाते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है सबको बताओ ना कि मैं हूँ ब्राइड, तुम चुप क्यों खड़े हो। शियान उसे धक्का देते हुए कहता है कि क्या बकवास किए जा रही हो, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, मेरे साथ ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो। जिस पर वैन रोते हुए कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया था और वो रोते हुए खड़े होते हुए कहती है कि अगर मैं तुम्हारी ब्राइड नहीं हूँ तो फिर प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट पर तुम्हारा नाम कैसे हो सकता है। जिस पर शियान कहता है कि कौन सा प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, वो पैसे मेरे थे जिससे मैंने वो घर खरीदा है, तुम्हारा उसमें कोई हिस्सा नहीं है।
विवी शियान से कहती है कि प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट मुझे भी तो दिखाओ, और जैसे ही वो सर्टिफिकेट देखती है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और कहती है इसके ऊपर तो मेरा नाम है, मतलब वो घर तुमने मेरे नाम कर दिया। शियान सोचने लगता है कि सू फैमिली की सारी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए मुझे इतना तो करना ही पड़ेगा, आखिर चिड़िया को फंसाने के लिए दाना तो डालना ही पड़ता है। और फिर वो विवी से कहता है अरे मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ नहीं करूँगा तो फिर किसके लिए करूँगा। लेकिन वैन तो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और रोते हुए कहती है कि ये इम्पॉसिबल है। तभी विवी उसकी तरफ देखते हुए उसे सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहती है तुम पागल होने के साथ साथ अंधी भी हो चुकी हो, ये देखो इस सर्टिफिकेट के ऊपर मेरा नाम है। वैन रोते हुए बोलती है कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरा घर मुझसे मत छीनो, मैंने बहुत मेहनत से और बहुत ज्यादा ब्लड सेल करके उस घर को खरीदा था। जिस पर शियान कहता है कि तुम तो उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकती हो, इसलिए यहाँ पर खड़े होकर ड्रामे मत करो। लेकिन हम गोंगचू को देखते हैं जो कि असिस्टेंट को देखते हुए बोलता है जल्दी से पता लगाओ कि क्या यही मेरी सिस्टर है। वैन अभी भी रो रही थी और वो शियान से कहती है कि याद करो हम 8 साल से साथ हैं, याद करो जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे और स्कूल के एंट्रेंस पर मैं तुम्हें पैसे दिया करती थी तुम्हारी हेल्प के लिए, तुम्हें पैसे देने के लिए मैं भूखी रही हूँ, मैंने इतना कुछ सैक्रिफाइस किया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो शियान। यहाँ तक कि ये सब कुछ हासिल करने के लिए मैंने 3 जॉब्स भी की हैं, तुम मेरे साथ इतना बुरा नहीं कर सकते हो, तुम इतने बुरे तो नहीं थे। लेकिन हम शियान को देखते हैं जो कि बहुत ही बेजारी से उसकी सारी बातें सुन रहा था और दूसरी तरफ विवी को देखते हैं जो कि स्माइल किए जा रही थी। जिसके बाद वैन रोते हुए कहती है कि क्या मैंने इतनी मेहनत इसीलिए की थी ताकि मेरे सारे पैसे पर तुम लोग कब्जा करके बैठ जाओ और तुम्हारी ब्राइड ये विवी बन जाए। और शियान कहता है तुम तो यहाँ खड़े रहने के भी काबिल नहीं हो, इसलिए निकल जाओ यहाँ से और अपने दिमाग में कोई भी गलत फहमी मत पालो। और विवी उसे देखते हुए कहती है वैन सुन लिया तुमने, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। कुछ ही देर में वहाँ पर गार्ड्स भी आ चुके थे जो कि वैन को पकड़कर वहाँ से निकालने ही वाले थे कि हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग कुछ गिफ्ट्स लेकर आ जाते हैं। वो सारे गिफ्ट्स से गोंगचू ने ही मंगवाए थे और इन सारे गिफ्ट्स को देखकर विवी और उसके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा खुश हो चुके थे और कहते हैं अरे वाह ये सब कुछ हमारे लिए है। ये सब देखते हुए वैन चीखते हुए कहती है कि ये गिफ्ट्स मेरे लिए हैं। तभी उसकी तरफ शियान देखते हुए कहता है तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या, मुझे लगता है सदमे की वजह से तुम पागल ही हो चुकी हो, ये गिफ्ट्स तुम्हारे लिए क्यों आएंगे, तुमने अपनी शक्ल देखी है शीशे में। जिस पर वैन चीखते हुए कहती है मैंने उनकी हेल्प की थी तो उन्होंने थैंक्स करने के लिए मुझे ये गिफ्ट्स भिजवाए हैं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन विवी उसकी इंसल्ट करने लगी थी और विवी के पेरेंट्स भी उसकी इंसल्ट करने लगे थे जब वैन कहती है कि मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वैन को बुलिंग होता देखकर गोंगचू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे बदला लेने के लिए जाने ही वाला था जब असिस्टेंट उसे रोकते हुए कहता है कि अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए हैं, अगर आप इसकी हेल्प करने के लिए जाएंगे तो सबको क्या बताएंगे। और गोंगचू गुस्से से कहता है कि 3 मिनट के अंदर मुझे डीएनए रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि शियान और विवी की शादी भी हो चुकी थी और ये देखकर वैन बहुत ही ज्यादा रोती है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। कुछ ही देर में वो खुद को छुड़ाते हुए कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो शियान। विवी शियान की तरफ देखते हुए कहती है कि ये क्या बकवास किए जा रही है, जिस पे शियान कहता है कि मुझे खुद नहीं पता, मुझे लगता है ये पागल हो चुकी है, इसकी बातें तुम मत सुनो। लेकिन वैन रोते हुए कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही, ये देखो मेरे पास एविडेंस है। वो सबको रिपोर्ट दिखाती है और उस रिपोर्ट को देखते हुए तो विवी भी शॉक हो चुकी थी। विवी जल्दी से आकर रिपोर्ट्स को पढ़ती है और कहती है कि ये लड़की सच बोल रही है। लेकिन हम शियान को देखते हैं जो उसे रिपोर्ट खींचते हुए उसे फाड़ते हुए वैन के ऊपर फेंक देता है और कहता है अब निकलो यहाँ से। और फिर विवी की तरफ देखते हुए कहता है कि ये मैं कैसे हो सकता हूँ, ये झूठ बोल रही है, ये रिपोर्ट भी फेक है, इसकी बातों में मत आना। विवी वैन की तरफ देखते हुए स्माइल करती है, कहती है अरे शियान अगर सच बोल रहा है तो उसे ये चीज प्रूव भी करनी होगी। तभी वो वाइन की बोतल लेकर आती है और कहती है इसको तोड़ के वैन को यहीं पर मार डालो, ये खत्म हो जाएगी तो सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा, तुम प्रूव करो कि तुम बिल्कुल बेकसूर हो। दूसरी तरफ हम गोंगचू को देखते हैं जिसकी रिपोर्ट अभी तक लोड नहीं हो रही थी और अभी तक वो रिपोर्ट देखने के चक्कर में ही था। तभी हम शियान को देखते हैं जो कि वाइन की बोतल विवी के हाथ से पकड़ता है और उसके बाद वैन पर अटैक करने ही वाला था कि विवी के फादर कहते हैं रुक जाओ। विवी अपने फादर की तरफ देखते हुए कहती है आप इसका साथ दे रहे हैं और उसके फादर बोलते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या विवी,
तुम पब्लिक प्लेस से कह रही हो कि सबके सामने ये इसके ऊपर अटैक करे ताकि वो जेल चला जाए, तुम्हें अकल है कि नहीं? जिस पर वीवी चीखते हुए कहती है, क्या मतलब मैं वैन को ऐसे ही जाने दूं? लेकिन वहाँ पर मौजूद जब सभी लोगों को देखती है जो कि उनके बारे में बातें कर रहे थे तो बोलती है, अरे वैन तो मेरी बहन है, मैं इसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? गोंगचू वहाँ से बाहर चला गया था क्योंकि उसकी टेस्ट रिपोर्ट अभी तक लोड नहीं हो रही थी और जैसा ही वो बाहर आता है तो उसे एक कॉल आई थी जिसमें बताया जाता है कि वैन ही उसकी बायोलॉजिकल सिस्टर है। ये बात सुनकर तो गोंगचू बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था। वो जल्दी से शुन और यू को भी कॉल करके ये गुड न्यूज सुना देता है और वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और फिर वो वैन से मिलने के लिए निकलते हैं। और दूसरी तरफ हम वैन को देखते हैं जिसे शियान और वीवी अपने साथ लेकर जा चुके थे और जब तक वहाँ पर गोंगचू, शुन और यू पहुँचते हैं वहाँ पर कोई भी नहीं था सिवाय लोगों के। अब गोंगचू चीखते हुए कहता है कि वैन कहाँ पर गई, जल्दी से उसको ढूंढो और सभी गार्ड्स उनको ढूंढने लगते हैं। कुछ ही देर में उनके सामने एक वेटर आता है जो कि बताता है कि अभी जो लड़की यहाँ पर आई थी और तमाशा कर रही थी उसको लेकर वॉशरूम में ले गए हैं। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। तभी हम गोंगचू, शुन और यू को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे और एक फ्लैशबैक को याद करते हैं जब बचपन में उन्होंने अपनी सिस्टर से वादा किया था कि हमेशा वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे। अब वो भागते हुए वॉशरूम की तरफ जाते हैं लेकिन वीवी के पेरेंट्स उसके सामने खड़े थे और उनसे कहते हैं, अरे ये लेडीज वॉशरूम है, इसके अंदर आप नहीं जा सकते। लेकिन वो तीनों उनकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं और जल्दी से वो अंदर चले गए थे और वहाँ से वैन को बचाते हुए वो बाहर लेकर आते हैं। लेकिन उन तीनों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था। गार्ड्स वहाँ से वीवी और शियान दोनों को पकड़ के ले जाते हैं और हम देखते हैं कि वो तीनों भाई बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे और जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं। शियान और वीवी को जैसे ही वहाँ पर लाकर फेंका जाता है तो शियान कहता है कि आखिर तुम लोग हो कौन? और वीवी कहती है, मुझे तो पहले से ही यकीन था कि ये बहुत सारे लोगों को सेड्यूस कर रही है ताकि इसको बहुत सारा फायदा हो सके। ये तो है ही ऐसी। लेकिन तभी हम उसके फादर को देखते हैं जो वीवी को थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या बोले जा रही हो? इस पर वीवी कहती है, आपने मुझे क्यों थप्पड़ मारा, मैंने क्या किया है? और वीवी के फादर कहते हैं, अरे पागल बेवकूफ लड़की, ये नैनगोंग फैमिली के 3 मास्टर्स हैं। और ये बात सुनकर तो वीवी और शियान दोनों ही शॉक रह गए थे। वीवी जल्दी से घुटनों के बल बैठ चुकी थी और इन तीनों से माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे आप पर चीखना नहीं चाहिए था, मुझे माफ कर दें, लेकिन सब कुछ इस वैन की वजह से हुआ है, हमारा तो कोई कसूर ही नहीं। लेकिन गोंगचू कहता है कि खबरदार, जो मेरी बहन के बारे में तुमने कुछ भी बोला। और वीवी कहती है, ये तुम्हारी बहन कैसे हो सकती है, इसके पास तो पैसे भी नहीं है जिंदगी गुजारने के लिए। अब वो वैन के बारे में बहुत बुरा बुरा बोलने लगी थी जो गोंगचू से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है और गोंगचू से थप्पड़ मारते हुए कहता है कि खबरदार, जो इसके बारे में दोबारा एक लफ्ज भी बोला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वीवी की मदर उन तीनों से माफी मांगती है, कहती है ये तो बच्ची है, इसको कुछ भी नहीं पता, आप इसको माफ कर दें। लेकिन तभी हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि वैन को चेक करते हुए खड़ा होता है, सबको बताता है कि इसकी बाकी इंजरीज तो ठीक है लेकिन इसका मिसकैरेज हो चुका है। और ये सुनकर यू बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था और कहता है, इनमें से एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम तीनों भाइयों को देखते हैं जो कि वैन को लेकर अपने घर पर आ चुके थे और वैन अपने सामने बहुत सारे नौकरों को देखती है और कहती है, इतने सारे नौकर? वैन वहाँ से घर के अंदर जाती है तो उसे सारे फ्लैशबैक्स याद आने लगे थे और फिर वो अपने भाइयों के साथ बचपन की पिक्चर्स को देखती है और फिर अपने भाइयों की तरफ मुड़ते हुए कहती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने सालों बाद मैं आपसे मिल जाऊंगी। और इस पर गोंगचू कहता है, अब रोना बंद करो, तुम हमें मिल चुकी हो ना, इस बार हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और किसी को भी इतनी परमिशन नहीं देंगे कि कोई तुम्हें हर्ट कर सके। अब वो सब मिलकर बातें करने लगे थे जब गोंगचू कहता है कि वैन, मदर के शेयर्स अब तुम्हें वापस लेने होंगे और तुम्हें ही संभालने हैं। इस पर वैन कहती है कि मैं आपको मिल गई, आप लोग मुझे मिल गए, मेरे लिए ये काफी है, शेयर्स मेरे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये बात सुनते हुए यू कहता है कि वैन, मेरी बात गौर से सुनो, वो सिर्फ शेयर्स नहीं है, हमारी मम्मा की मेहनत थी और मरने से पहले उनकी लास्ट विश यही थी कि हम तुम्हें ढूंढ लें, जो कि हम ढूंढ चुके हैं। अपनी मदर के बारे में सुनते हुए वैन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी जब शुन कहता है, अरे रोना बंद करो, मुझे लगता है तुम्हें शॉपिंग की जरूरत है, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तीनों भाई वैन को लेकर शॉपिंग मॉल के सामने आ चुके थे और गोंगचू कहता है कि आज के सारी शॉपिंग के पैसे मैं पे करूंगा, जो दिल करता है खरीद लो। इतने बड़े मॉल को देखकर वैन कहती है, आपको इतना ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत महंगा होगा ना। और शुन कहता है, ये मॉल हमारा ही है, जो तुम खरीदना चाहती हो खरीद सकती हो वैन। अब वो सब मॉल में जाते हैं, बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और गोंगचू और दोनों भाई जैसे ही वो देखते हैं तो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल मम्मा की तरह ही लग रही है, मम्मा जब यंग थी बिल्कुल ऐसी ही तो थी।
और नेक्स्ट मॉर्निंग हम तीनों भाइयों को देखते हैं जो कि वैन को लेकर मीटिंग रूम में आ चुके थे और सबको बताते हैं कि हमारे पास अब एविडेंस भी है, ये डीएनए रिपोर्ट जो कि ये साबित करती है कि ये हमारी ही सिस्टर है और इस कंपनी के सारे शेयर्स भी वैन से ही बिलोंग करते हैं। लेकिन हम डायरेक्टर ली को देखते हैं जो बहुत ही मजे से अपनी चेयर पर बैठा ये सब कुछ सुन रहा था, यानी कि उसने कोई खुराफात प्लान करके रखी हुई थी। सब बारी बारी उस डीएनए रिपोर्ट को चेक करते हैं, जिसके बाद गोंगचू कहता है किसी को कोई प्रॉब्लम है और सब कहते हैं नहीं, आपकी बहन वापस आ चुकी है तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी। लेकिन हम डायरेक्टर ली को देखते हैं जो खड़े होते हुए कहता है मुझे है प्रॉब्लम, और शुन बोलता है लो ये फिर से शुरू हो गया। डायरेक्टर ली बोलता है कि तुम्हारी बहन तो बचपन में गायब हो गई थी और इतने सालों बाद वापस आई है, तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, हमें क्या पता कि ये इस कंपनी को संभाल सकती है भी या फिर नहीं। इस पर शुन कहता है कि तुम्हें तो मैं बताता हूँ, लेकिन गोंगचू शुन को रोकते हुए कहता है कि ठीक है, हमारी सिस्टर सबको खुद ही बता देगी कि आखिर वो क्वालिफाइड है या फिर नहीं। और फिर वो वैन को आगे जाने के लिए बोलता है और हम वैन को देखते हैं जो कि आकर सबको अपना इंट्रोडक्शन देती है और अपने स्टडीज के बारे में भी बताती है, जो सुनकर सब कहते हैं कि वैन तो बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड है और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड भी। ये सुनकर वैन बहुत ही ज्यादा खुश हो चुकी थी और गोंगचू कहता है अब तो किसी को कोई एतराज नहीं है मेरी सिस्टर की कंपनी संभालने से, तो अब से मैं अनाउंस करता हूँ कि वैन यहाँ की शेयर होल्डर है और सारी कंपनी इसके अंडर ही होगी। लेकिन इतने में हम एक और लड़की वू को देखते हैं जो कि बिल्कुल वैन की ही हमशक्ल थी। वो वहाँ पर आते हुए कहती है कि रुक जाओ। वो जैसे ही रूम में एंटर करती है तो सारे उसे देखकर शॉक रह गए थे और सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर ये लड़की उससे इतनी ज्यादा कैसे मिलती है। क्या इसका मतलब है कि मिस नैनगोंग की 2 बेटियां थी, वो भी ट्विंस? और वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, कोई ट्विंस नहीं थी, मैं ही हूँ उनकी इकलौती बेटी, ये बहरूपिया है। और डायरेक्टर ली कहता है देखा, कहा था ना मैंने, ये लड़की जो अभी आई है ये है रियल डॉटर ऑफ नैनगोंग। इसने इसको ढूंढने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की है और खुद अपने भाइयों तक पहुंची है। और फिर सोचने लगता है कि इतनी मेहनत से मैंने इस लड़की को ढूंढा है और फिर इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, लेकिन किसी को भी शक नहीं हो पाएगा। तभी वहाँ पर बैठे सारे लोग कहते हैं कि अगर ये रियल है तो फिर वैन का क्या। और डायरेक्टर ली गुस्से से कहता है ये फेक है। अब हम तीनों भाइयों को देखते हैं जो कि गुस्से से डायरेक्टर ली को देखते हुए बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पर तमाशे करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये हमारी सिस्टर है, हम सबको डीएनए रिपोर्ट भी तो दिखा ही चुके हैं। लेकिन डायरेक्टर ली कहता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम पर बिल्कुल यकीन नहीं है, तुम्हारे इतने ज्यादा कनेक्शन है, तुम रिपोर्ट बदलवा भी तो सकते हो। इस पर वैन कहती है कि मैं फेक नहीं हूँ और शुन भी बोलता है कि हमारे पास तो एविडेंस है कि ये हमारी सिस्टर है, इस लड़की के पास क्या एविडेंस है कि ये हमारी सिस्टर है। इस पर वो कहती है एविडेंस है मेरे पास, और फिर वो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाती है। और उस डीएनए रिपोर्ट को देखकर भी सब शॉक रह गए थे और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों डीएनए ही मैच कर रहे हैं। अब हम किसकी रिपोर्ट को सच्चा माने और हमें कैसे पता चलेगा कि वैन या वो में से कौन रियल है। गोंगचू वैन की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम ही हमारी सिस्टर हो और हम तुम्हारे साथ हैं। तभी वैन कहती है कि डीएनए रिपोर्ट तो चेंज करवाई जा सकती है, लेकिन मेरे बर्थ मार्क का क्या, ये स्पेशल बर्थ मार्क है जो कि हर किसी के पास नहीं हो सकता। तभी हम वो को देखते हैं जो कहती है बिल्कुल ठीक कहा तुमने, और अपना बर्थ मार्क दिखाते हुए कहती है ये देखो मेरे पास भी ये बर्थ मार्क है, इसका मतलब है कि मैं हूँ नैनगोंग की डॉटर। जिसके बाद हम वो को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रोने लगी थी और फिर कहती है कि ब्रदर्स आपको क्यों नहीं समझ आ रहा कि मैं आपकी सिस्टर हूँ और ये फेक है। और उनको पुरानी मेमोरीज याद करवाने लगती है, जिस पर वो तीनों भाई ही शॉक रह गए थे कि आखिर उसे इतना सब कुछ कैसे पता है। और वो कहती है वैन अगर तुम कह रही हो कि तुम मदर की डॉटर हो तो फिर तुम मुझे बताओ अपनी मेमोरीज के बारे में, तुम्हारे पास क्या मेमोरीज हैं। और वैन कहती है कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। वैन बहुत ही ज्यादा पैनिक हो चुकी थी और जैसे ही वो अपने दिमाग पर जोर डालती है तो उसको चक्कर आने लगे थे। तभी गोंगचू कहता है कि फिक्र मत करो, ज्यादा मत सोचो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और वो उसे देखते हुए कहती है कि ये प्रिटेंड कर रही है, इसकी बातों में मत आओ। लेकिन शुन कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो। अब वो इतना ज्यादा ड्रामा करने लगती है कि तीनों भाइयों को भी यही लग रहा था कि वही उनकी सिस्टर है। तभी डायरेक्टर ली कहता है बस साबित हो गया, ये है नैनगोंग की डॉटर, मैं ये अनाउंस करता हूँ। लेकिन वैन चीखते हुए कहती है रुक जाओ, ऐसा नहीं हो सकता, ये फेक है, मुझे सब कुछ याद आ चुका है। और फिर गोंगचू ये बात सुनते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है वैन तुम्हें सब याद आ गया। वैन उनको सब कुछ बताती है और कहती है हाँ, इसकी वजह से मुझे सब कुछ याद आ गया, इसने जो बातें मुझे याद करवाई उसकी वजह से। शुन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए वैन को गले से लगाता है, कहता है शुक्र है तुम्हें याद तो आया। लेकिन हम वो को देखते हैं जो कि खुद को सही साबित करने के लिए डेट्स भी बताने लगी थी। और वैन उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए कहती है
बहुत ही अजीब सी बात है ये। कोई भी इंसान अगर मेमोरीज को याद करता है तो डेट्स इतनी क्लियरली याद नहीं करता है। तुम्हें तो ऐसा लग रहा है जैसे तुमने रट्टा लगाया हो। इस पर वो घबरा जाती है और कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी मदर को बहुत ज्यादा मिस करती थी, इसीलिए मैंने ये सब कुछ याद किया। तुम्हारी तरह नहीं जिसे कुछ याद ही नहीं होगा। अब गोंगचू बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था और कहता है, तुम्हारी बातों से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि तुम में से कौन फेक है और कौन रियल। अब मेरे पास एक ही रास्ता है कि मम्मा के सेफ को यहाँ पर लाया जाए। उसे सिर्फ मेरी सिस्टर के फिंगरप्रिंट से खोल सकते थे। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी और सोचने लगती है कि मेरे फिंगरप्रिंट्स तो मैच नहीं होंगे। तभी कहती है, सबसे पहले वैन इस फिंगरप्रिंट से इसको खोलने की कोशिश करे ताकि ये साबित हो जाए कि ये झूठी है। अब वैन उस फिंगरप्रिंट से खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो सेफ नहीं खुलती। तभी वू की बारी आ गई थी, लेकिन जब वू से भी वो सेफ नहीं खुलती है तो गोंगचू कहता है, मुझे लगता है ये सेफ खराब हो चुकी है। अब वैन कहती है, मैं दोबारा से ट्राई करना चाहती हूँ। वो दोबारा से ट्राई करती है लेकिन तब भी वो सेफ बिल्कुल भी नहीं खुली थी। वो कहती है, देखा साबित हो गया कि मैं ही हूँ यहाँ की असली डॉटर। लेकिन गोंगचू कहता है, कुछ भी साबित नहीं हुआ है, अभी हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है और वो है हमारी फैमिली के ब्लड मून को यहाँ पर लेकर आना। इस पर वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी और कहती है, कौन सा ब्लड मून, वो भी तो इसकी सेफ की तरह ही होगा जो कि खुलेगा ही नहीं। मैं कह रही हूँ ना ये वैन फेक है। गोंगचू से थप्पड़ मारते हुए कहता है कि ब्लड मून के बारे में ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो हमारी फैमिली की जनरेशन टू जनरेशन पास हुआ है और सिर्फ हमारा कोई फैमिली मेंबर ही उसको खोल सकता है और उसका ब्लड ही उसको एक्टिवेट कर सकता है। वो ब्लड मून जब वहाँ पर लाया जाता है तो उसे देखकर सभी बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे क्योंकि वो ब्लड मून बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था। अब वो कहती है, ब्रदर सबसे पहले मैं ट्राई करना चाहती हूँ, मुझे लगता है मैं इसको एक्टिवेट कर लूंगी। वो आगे बढ़ती है और जैसे ही ब्लड मून पर हाथ रखती है तो ब्लड मून चमकने लगा था और ये देखकर वो डायरेक्टर ली बहुत ही ज्यादा खुश हो चुके थे। वो कहती है, देखा मैं ही इनकी सिस्टर हूँ, ये सब कुछ मेरा है, अब मैं रिच हो जाऊंगी। लेकिन हम देखते हैं कि ब्लड मून अचानक से उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इंजर्ड भी हो चुकी थी। और उसे देखते हुए गोंगचू जो कि बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका था वो कहता है कि देखा ये एक्टिवेट नहीं हुआ था, इसने सिर्फ अपने डिफेंस मैकेनिज्म को यूज किया है। तभी वो खड़े होते हुए कहती है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, जैसे कि उस सेफ में प्रॉब्लम आ गई थी। लेकिन शुन कहता है, बकवास करना बंद करो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपने ब्लड लाइन को पहचाने ना। और गोंगचू वैन की तरफ देखते हुए कहता है, जाओ जाकर तुम ट्राई करो। वैन हाँ में सही लाती है, ब्लड मून की तरफ पड़ने लगी थी लेकिन वो कहती है, मैं इसको टच करने नहीं दे सकती। अगर इसने ब्लड मून को टच कर लिया तो सबको पता चल जाएगा मैं फेक हूँ, मैं ऐसे पकड़ी नहीं जा सकती, मुझे कुछ करना होगा। और जैसे ही वैन ब्लड मून के करीब जाकर उसके ऊपर हाथ रखने ही वाली थी तो वो उसको धक्का देते हुए कहती है, तुम इसको हाथ नहीं लगा सकती हो। लेकिन वैन के हाथ पर एक कट लग चुका था जिसकी वजह से ब्लड मून के ऊपर उसका ब्लड गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि ब्लड मून चमकने लगा था और उसके अंदर से गोल्डन फिनिक्स बाहर निकलता है, जिसको देखकर सब हैरान रह गए थे और सब बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी लाइफ में कभी नैनगोंग फैमिली के इस गोल्डन फिनिक्स को हम देख पाएंगे। और गोंगचू कहता है, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि वैन ही हमारी सिस्टर है और जो ये दूसरे लोग हैं इनसे तो भी मुझे हिसाब बराबर करना है। लेकिन डायरेक्टर ली जैसा ही सामने वो की तरफ देखते हैं तो कहते हैं, तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया। वो हैरान होते हुए मिरर निकालती है और अपने फेस को देखकर चीखने लगी थी। और तभी यू कहता है, मैं भी सोचूं कि आखिर तुम मेरी सिस्टर की जैसे कैसे दिख रही हो, तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, आखिर ऐसा करने के लिए तुम्हें किसने कहा। वो वहीं पर बैठकर रोने लगी थी और डायरेक्टर ली की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि इसने मुझे कहा था कि अगर ये डील हो गई तो मुझे 5 मिलियन देगा, मैंने कुछ भी नहीं किया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। डायरेक्टर ली भी रोने लगा था और घुटनों के बल बैठते हुए बोलता है, मास्टर मुझे माफ कर दे, मैं पागल हो गया था, पता नहीं मुझे किसने ये सब कुछ करने के लिए कहा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे छोड़ दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और गोंगचू बोलता है कि अगर यहाँ पर मेरी सिस्टर उस गोल्डन फिनिक्स को एक्टिवेट ना करती तो यहाँ पर तुम हमें धोखा दे सकते थे, हम अपनी ही सिस्टर पर शक करने लगे थे, आखिर तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए किसने कहा। और यू कहता है, बाकी सारी बातें तो छोड़ो, मेरी सिस्टर और मेरी मदर की बातें तुम्हें कैसे पता चली। जिस पर डायरेक्टर ली रोते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने होंग से इस सब के बारे में सुना था। ये बात सुनते हुए वैन शॉक होते हुए कहती है कि होंग ने बोला था। और यू बोलता है कि उसे कैसे पता चला होगा। जिस पर वैन कहती है कि क्या पता मैंने सोते हुए बोल दिया हो, क्योंकि मैं ड्रीम्स देखती थी, लेकिन जब मैं उठती थी तो मुझे कुछ भी याद नहीं होता था। अब गोंगचू गुस्से से वहाँ पर सेक्रेटरी को बुलाता है, कहता है कि डायरेक्टर ली को यहाँ से बाहर निकाल दो और इस बात को मेक श्योर करना कि कोई भी कंपनी इसको जॉब ना दे, ये सड़कों पर भीख मांगे।
और यू दूसरी तरफ वो की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसको तो ऐसी सजा देना कि कोई भी दोबारा मेरी सिस्टर पर अटैक करने के बारे में या फिर उसका नेम और उसकी जगह लेने के बारे में सोचे भी ना। कुछ ही देर में सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पर आते हैं और उन दोनों को उठाकर वहाँ से ले जा चुके थे और वो दोनों बस चीखते ही रह जाते हैं कि हमें माफ कर दे। और उन सब के जाने के बाद गोंगचू अनाउंस करता है कि ये है हमारी सिस्टर नैन गोंग फैमिली की इकलौती डॉटर और आज से ये कंपनी और इसके सारे शेयर्स इसके हैं। और इसके बाद वो सब क्लैपिंग करने लगे थे और वैन बहुत ही ज्यादा खुश हो चुकी थी। इसके बाद वो तीनों भाई वैन को लेकर घर आ चुके थे और वैन से बातें करने लगते हैं। जब वो सोचते हैं कि अब वैन आगे क्या करेगी, शुन कहता है वैन तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ जाओ, मेरे साथ मिलकर काम करना, बहुत मजा आएगा। इस पर शुन बोलती है कि मुझे एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, इसलिए मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं आ सकती हूँ। तो उसकी बात सुनते हुए शुन कहता है तो फिर क्या हो गया, मैं सेंस कहकर तुम्हें म्यूजिक इंडस्ट्री में भिजवा देता हूँ, तुम एक बहुत अच्छे सिंगर बन सकती हो या फिर कोई म्यूजिक कंपोजर। जिस पर वैन हंसते हुए कहती है कि नहीं, मुझसे ये भी नहीं होगा। और यू कहता है इसकी फजूलियात तुम मत सुनो, तुम एक काम करो, तुम मेरे ग्रुप में आ जाओ और एक सोल्जर बन जाओ। ये बात सुनते हुए गोंगचू कहता है यू तुम्हारा दिमाग ठीक है, हमारी सिस्टर कितनी ज्यादा नाजुक है, इसकी स्किन को तो देखो, और तुम चाहते हो कि वो जाकर सोल्जर बन जाए। इसके बाद गोंगचू कहता है कि ये मेरी कंपनी में मेरे साथ ही काम करेगी ताकि कभी मुझ पर बर्डन हो तो मैं इसको सारा काम सौंपकर खुद रेस्ट कर सकूं। जिस पर शुन कहता है ब्रदर आप बहुत ही ज्यादा चालाक हैं, अपना फायदा निकलवा ही लेते हैं। ये सुनकर गोंगचू हंसने लगा था। और ये बात सुनते हुए वैन कहती है कि मुझे पता है आप सबको मेरी बहुत ही ज्यादा फिक्र है, लेकिन मैं सोच चुकी हूँ कि मुझे क्या करना है। मुझे नैन गोंग कंपनी में इंटर्नशिप करनी है ताकि मुझे एक्सपीरियंस मिल सके। लास्ट मीटिंग में उन सब ने भी तो बोला था कि अभी मेरे पास बिल्कुल भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है और मैं काम को नहीं संभाल सकती हूँ। जिस पर शुन कहता है अरे तुम उनकी बकवास को मत सुनो। लेकिन वैन कहती है मैं इरादा कर चुकी हूँ, मैं ऐसे ही सारी जिंदगी आप पर डिपेंडेंट थोड़ी ही रह सकती हूँ। और शुन कहता है अरे इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, मैं तो तुम्हें सारी जिंदगी। लेकिन जैसे ही गोंगचू उसकी तरफ देखता है तो वो चुप हो गया था और कहता है अरे मैं मजाक कर रहा था, तुम करो जो तुम्हारा दिल करता है। तभी यू बोलता है कि वैन तुम बहुत ज्यादा थक चुकी होगी, जाओ और जाकर रेस्ट कर लो। तो वैन उठकर अपने रूम में चली गई थी। वैन के जाने के बाद गोंगचू एक कॉल करता है, कहता है नैन गोंग ग्रुप की डॉटर इंटर्नशिप करने के लिए हमारी कंपनी में आ रही हैं, इस बात को मेक श्योर करो कि वहाँ पर उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ टाइम बाद हम वैन को देखते हैं जो कि शुन को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट गई थी और शुन कहीं बाहर जा रहा था, लेकिन वो वैन को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा सैड भी था। तभी वैन कहती है कि आप इतना ज्यादा सैड क्यों हो रहे हैं, कुछ ही टाइम में आप वापस आ जाएंगे ना, तो इसीलिए आप जाएं। और हम देखते हैं कि शुन वहाँ से अपनी फ्लाइट की तरफ चला गया था। कुछ ही देर में हम वहाँ पर एक और बिजनेसमैन बई को देखते हैं जो कि फोन पर किसी से बात कर रहा था और कॉल पर मौजूद दूसरा पर्सन उसे अपनी सिस्टर के बारे में बता रहा था कि उसने एक ब्रेसलेट पहन रखा है। अब बई पानी लेने के लिए जाता है लेकिन उसके अकाउंट से बैलेंस खत्म हो चुका था। इस पर बई को गुस्सा तो बहुत ही ज्यादा आता है, लेकिन इतने में वहाँ पर वैन आ गई थी और वो पानी की बोतल बई को लेकर देती है और कहती है कि ये आप रख सकते हैं। जिस पर बई कहता है मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दो, मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा। और वैन कहती है कोई बात नहीं, एक पानी की बोतल ही तो है। और फिर टाइम देखते हुए कहती है ओह मैं तो बहुत ही ज्यादा लेट हो गई, मुझे जाना होगा। और भागते हुए वहाँ से चली गई थी और बई स्माइल करते हुए उसे जाते हुए देख रहा था। वैन जल्दी से बाइक से उतरती है और कंपनी की तरफ भागने लगी थी, लेकिन रास्ते में वो एक लड़की से टकरा गई थी जिसका नाम था नैन यान। वो वैन की तरफ देखते हुए चीखते हुए बोलती है कि तुम्हें नजर नहीं आता है। जिस पर वैन कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दे, मैं देख नहीं पाई। नैन यान उठकर खड़ी होती है और कहती है कि ये सब क्या हो गया, मेरा ब्रेसलेट भी टूट चुका है। तभी वैन कहती है कोई बात नहीं, मैं अपना ब्रेसलेट तुम्हें दे देती हूँ। और वैन का ब्रेसलेट देखकर तो उसकी आंखें ही बाहर आ गई थी। और जैसे ही वैन गौर से नैन यान की तरफ देखती है तो कहती है यान तुम्हें याद है हम स्कूल में एक साथ थी। लेकिन यान उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देती और बोलती है कि मुझसे दूर रहो, ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है। और वैन के हाथ से उसका ब्रेसलेट लेकर खुद पहन चुकी थी और कंपनी में चली जाती है। यान जैसे ही कंपनी में एंटर करती है तो सब उसे ग्रेट करने लगते हैं क्योंकि उसने वैन का ब्रेसलेट पहन रखा था। और इतने में वैन भी पीछे से आ गई थी। वैन को देखकर वो कंपनी मेंबर्स उसको बुली करने लगी थी और कहती हैं कि तुम यहाँ पर आना डिजर्व नहीं करती हो और हमने यहाँ पर किसी क्लीनर को जॉब नहीं दी। जिस पर वैन कहती है लेकिन मैं तो यहाँ पर इंटर्नशिप करने के लिए आई हूँ और ये ब्रेसलेट मेरा है। जिस पर सब उसका फिर से मजाक उड़ाने लगी थी और कहती हैं तुम पागल हो चुकी हो कि हम तुम्हारी बात पर यकीन कर लेंगे, तुमने अपनी शक्ल देखी है। और फिर यान की तरफ देखते हुए कहती है कि हमें स्पेशल ऑर्डर्स आए हैं कि आपका ख्याल रखा जाए, इसीलिए हम आपकी हर बात मानेंगे।
वो सारी लड़कियां ही मिलकर नैन यान को अपने साथ लेकर जा चुकी थी और वैन पीछे खड़ी रह गई थी जब वो वहाँ पर ब्रशेस को उठाते हुए सफाई करने लगी थी और कहती है चलो ये भी सही। और बाहर खड़े बई को हम देखते हैं जो कि सारे सीन को देखते हुए गोंगचू को कॉल करते हुए कहता है कि तुम्हारी सिस्टर आखिर है कौन, जिस पर गोंगचू कहता है उसे रिच दिखने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, तुम्हें उसे पहचानना होगा। हम यान को देखते हैं जो जैसे ही वैन को अपने सामने सफाई करता हुआ देखती है तो उसके दिमाग में एक खुराफात आई थी और जल्दी से ब्रेसलेट निकालकर वो उसके ड्रॉ में छुपते हुए डाल देती है और फिर कहती है मेरा ब्रेसलेट चोरी हो गया। वहाँ पर अचानक से तमाशा लग चुका था और सारी लड़कियां कहती है कि जरूर ये वैन ने ही चुराया होगा, लेकिन वैन कहती है मेरे पास ब्रेसलेट नहीं है। तभी यान बोलती है जरूर इसके डेस्क में चेक करो, वहाँ पर इसने रखा हुआ होगा। वो सब वैन के ड्रॉर्स को चेक करने लगते हैं जहाँ पर बैठकर वो काम करती थी या फिर उसकी जगह थी और वहीं पर उनको वो ब्रेसलेट मिल गया था आखिर यान ने अपने हाथों से जो रखा था। अब यान कहती है देखा मैंने कहा था ना कि इसने चुराया है, अब इसको सबके सामने मुझसे अपोलोजाइज करना होगा, वो भी घुटनों के बल बैठकर। वैन कहती है जब मैंने कुछ चुराया ही नहीं और ना ही कुछ गलत किया है तो फिर मैं तुमसे अपोलोजाइज क्यों करूं। लेकिन सारी कोलीग्स भी उसका ही साथ देने लगी थी और कहती हैं कि तुम्हें अपोलोजाइज करना होगा। वैन कहती है कि तुम सब सीसीटीवी कैमरास चेक करवा सकती हो। इस पर सारी कोलीग्स कहती हैं कि यहाँ पर अभी उसको मॉनिटर करने वाला कोई भी नहीं है क्योंकि पहले सीईओ ने रिजाइन दे दिया है और दूसरा सीईओ अभी तक आया ही नहीं है। तभी वैन कहती है तो क्या हो गया, आप सबके सामने मिस नैन कॉन्ग खड़ी हैं, ये किस काम की है फिर। और यान के चेहरे से तो अचानक से स्माइल गायब हो चुकी थी और उसका रंग उड़ चुका था क्योंकि अब वो पकड़ी जाने वाली थी। यान को उस डोर के सामने ले जाया जाता है जहाँ पर उसे अपने फिंगरप्रिंट्स लगाने थे और वो डोर खुलना था और जैसे ही वो अपने फिंगरप्रिंट्स लगाती है तो वो डोर नहीं खुलता, जिस पर यान कहती है मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम आ चुकी है। इस पर वैन कहती है इस डोर को मैं खोल सकती हूँ और जैसे ही वैन अपना हाथ वहाँ पर रखती है तो वो डोर खुल चुका था। इस पर सब शौक रह गए थे, लेकिन इतने में वैन अपने सामने बई को देखती है जो कि बाहर आते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर। और वैन कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी सभी कोलीग्स बताती हैं कि ये हमारे न्यू प्रेसिडेंट हैं बई। इस पर सारी कोलीग से बोलने लगती हैं कि आपको हमारे हक में फैसला करना होगा, गोंगचू आपके बहुत ही अच्छे फ्रेंड है ना। इस लड़की ने गोंगचू की बहन के साथ बहुत बुरा किया है, आपको इसे पनिशमेंट देनी चाहिए। जबकि दूसरी तरफ हम यान को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी थी और कहती है कि अगर इसने मुझे पहचान लिया तो मैं तो यहीं पर मारी जाऊंगी। लेकिन बई ने तो उसे एक दफा भी नहीं देखा हुआ था इसीलिए वो उसे नहीं पहचानता और यान कहती है इसका मतलब है इसने भी मुझे नहीं पहचाना, अब तो मजा आएगा। बई कहता है चलो मैं सीसीटीवी कैमरास चेक करवा लेता हूँ कि किसने क्या किया। तभी यान कहती है कि वो ब्रेसलेट ऐसे ही गुम हो गया था, इस बात को ज्यादा मत बढ़ाओ। सभी कोलीग्स बोलती हैं आप इस बात को ऐसे कैसे जाने दे सकती हैं, लेकिन यान कहती है मैंने कहा ना बात को मत बढ़ाओ, चुपचाप चलो यहाँ से। ये कहकर यान वहाँ से जाने ही वाली थी जब बई उससे बोलता है कि ये फाइल तुम संभालो, इस प्रोजेक्ट पर अब से तुमने काम करना है, समझी। यान वो फाइल पकड़ते हुए खुश होते हुए सारी कोलीग्स को लेकर वहाँ से जा चुकी थी और उसके जाने के बाद वैन स्माइल करते हुए बई को देखते हुए कहती है थैंक यू सो मच। और बई कहता है फिक्र मत करो, मैं किसी को तुम्हें बुली नहीं करने दूंगा। वैन हाँ में सर हिलाती है और कहती है मैं अपना काम करने जाती हूँ। वैन वहाँ से दोबारा अपनी सीट की तरफ चली गई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यान सारी कोलीग्स और वैन के साथ ज्वेलरी को देखने के लिए जाती है और वहाँ पर मैनेजर बैठा हुआ था जो कि सब डिजाइन देख रहा था और कुछ डिजाइनिंग्स भी कर रहा था। तभी यान कहती है कि मुझे यहाँ के सारे ज्वेलरी डिजाइन दिखाओ, तो वो मैनेजर उसे सब कुछ दिखाता है। यान कहती है कि मुझे ये रिंग पकड़ाओ, मैंने इसको पहन कर देखना है। तो मैनेजर जल्दी से वैन की तरफ देखता है तो वैन हाँ में सर हिलाती है तो वो रिंग यान को पकड़ा देता है। यान उसे पहनते हुए कहती है कि ये तो मेरे साइज की है ही नहीं, इसका साइज चेंज करो। जिस पर मैनेजर कहता है कि अब इसका साइज चेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और वहाँ पर खड़ी सेक्रेटरी कहती है मैडम आप कोई और ज्वेलरी पसंद कर ले। और यान कोलीग से कहती है कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव ज्वेलरी है तुम लोग ले सकते हो और सारी कोलीग्स बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। यान सोचने लगती है कि कौन सा मैंने इसका बिल पे करना है और हम वैन को देखते हैं जो कि खड़ी सब कुछ एंजॉय कर रही थी और कुछ ही देर में सेक्रेटरी बिल लेकर यान के पास आते हुए कहती है प्लीज ये बिल तो पे कर दें 50 मिलियन। जिस पर यान का रंग ही उड़ गया था और कहती है इतने पैसे मैं क्यों पे करूंगी, मेरा भाई आने वाला है ना। और सेक्रेटरी बोलती है नहीं मैम ये बिल तो आपको ही पे करना पड़ेगा। अब मैनेजर भी वहाँ पर आ चुका था जो कि कहता है अगर आप पे नहीं करेंगे तो आपको ये सारी ज्वेलरी वापस करनी पड़ेगी। सारी कोलीग्स बोलने लगती हैं कि एक काम करो ना तुम पे कर दो और उसके बाद जब तुम अपने भाई से मिलोगी तो उससे पैसे ले लेना। लेकिन हम वैन को देखते हैं जो हंसते हुए वहाँ पर आते हुए बोलती है कि मुझे लगता है इसके पास इतने पैसे होंगे ही नहीं कि ये पे कर सके।
यान जल्दी से अपना कार्ड निकालती है और कहती है ये लो, ले लो पैसे। लेकिन सेक्रेटरी जैसे ही उस कार्ड को चेक करती है तो उसमें इतना बैलेंस नहीं था जो कि वो पे कर सकती, और वैन की तो हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। और मैनेजर कहता है कि आपको ये सारी की सारी ज्वेलरी यहीं पर रखनी होगी, आपने अगर पे नहीं किया तो आप इसको लेकर नहीं जा सकती। यान सारी कोलीग से ज्वेलरी लेती है और उसके बाद वहाँ पर रखते हुए वहाँ से चली गई थी। जिसके बाद हम मैनेजर को देखते हैं जो कि वैन के पास आते हुए उससे बातें करने लगा था और कहता है मैं आपको सारी ज्वेलरी दिखाता हूँ। और कुछ ही देर में हम यान और बाकी कोलीग्स को देखते हैं जो वहाँ से गुजर रहे थे और वो वैन और डायरेक्टर को एक साथ बातें करते हुए देख लेते हैं। तभी यान कहती है मैंने सोचा भी नहीं था कि ये इतनी ज्यादा घटिया लड़की है, यानी कि अपना फायदा हासिल करने के लिए ये अब डायरेक्टर को सेड्यूस करेगी। अब यान कहती है कि उसको तो मैं देख लूंगी। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो वैन से केक लाने के लिए बोलती है और वैन उसको केक ला कर देती है। इतने में वहाँ पर बई आ गया था और यान से कहता है कि मुझे बताओ क्या तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी हो। जैसे ही यान अपने डॉक्यूमेंट्स को देखती है तो उसे इस बात का एहसास हो गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर वो तो कुछ भी नहीं बोल पाएगी। तभी वो तबीयत खराब होने का बहाना करती है और कहती है केक में कुछ था, मुझे तो मैंगो से एलर्जी है। इस पर वैन कहती है क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम्हें मैंगो से एलर्जी है, तुमने ही तो कहा कि तुम्हें मैंगो खाना है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें मैंगो केक ला कर दिया। अब यान कहती है कि अगर तुम्हें इतनी ही बातें आ रही हैं तो तुम जाकर उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर सकती हो। तभी बई वैन की तरफ देखता है तो वैन कहती है ठीक है मैं सब संभाल लूंगी, और बई कहता है फिर रेडी होकर आ जाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी कॉन्फ्रेंस में उसके आने का वेट कर रहे थे और यान को तो यही लगा था कि वैन आ ही नहीं पाएगी। लेकिन वैन गोंगचुक को कॉल करते हुए कहती है कि जो ड्रेस आपने मेरे लिए खरीदा था प्लीज वो भेज दे। और कुछ ही देर में वो कॉन्फ्रेंस में बहुत ही अच्छा रेडी होकर जा चुकी थी और वैन के ड्रेस और ज्वेलरी को देखकर तो सब शॉक ही रह गए थे और कहते हैं कि ये तो वही ड्रेस है जो कि गैंगचू ने अपनी सिस्टर के लिए खरीदा था, आखिर ये लड़की है कौन। और यान कहती है मैंने सोचा भी नहीं था कि वैन तुम इस हद तक गिर जाओगी। वैन की कॉन्फ्रेंस के बाद सब उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगते हैं जब मीडिया जाकर उससे क्वेश्चनिंग करने लगी थी। इतने में हम देखते हैं कि गोंगचू का एक असिस्टेंट, यू का एक कैप्टन और शुन का म्यूजिक कंपोजर वहाँ पर आ चुके थे जो आकर वैन का साइन लेते हुए उसके लिए आंसर्स करते हैं। तो हम यान को देखते हैं जो गुस्से में आगे आते हुए कहती है कि तुमने एक्टर्स को हायर कर लिया है। तो वैन कहती है मैं क्यों हायर करूंगी इनको, मेरी एबिलिटी इतनी है कि मैं इनको हायर कर सकूं। जिस पर यान कहती है फिर तो यही हुआ होगा कि तुमने इनको सेड्यूस किया होगा। तभी हम बई को देखते हैं जो कि गुस्से में यान के करीब आते हुए कहता है कि बस कर दो, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोले जा रही हो। बेशक तुम मेरे फ्रेंड की सिस्टर हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोल दो। अगर तुमने आगे कुछ भी बोला तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। और हम वैन को देखते हैं जो कि अपने आंसर्स देना कंटिन्यू करती है और कहती है 2 दिन में एक एग्जीबिशन होने वाला है। और उसकी बात सुनकर सब क्लैपिंग करने लगे थे। रात में हम उन सबको देखते हैं जो कि साथ बैठकर डिनर करते हैं, लेकिन अभी भी यान के दिमाग में कुछ खुराफात चल रहे थे। वो बई और वैन दोनों की ड्रिंक में ही कुछ ड्रग्स मिला देती है क्योंकि वो अपने गलत मकसद को अंजाम देना चाहती थी। और इसके बाद डायरेक्टर लू को इशारा करती है, सब उठकर अपने रूम की तरफ चले गए थे। लेकिन बई को चक्कर आ रहे थे जब वो अपने रूम में जाता है। और उसके बाद हम वैन को भी देखते हैं जिसे बहुत ही ज्यादा चक्कर आ रहे थे, लेकिन डायरेक्टर लू उसके पास आते हुए कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ दूं। वैन उसकी कोई बात नहीं सुनती है और उसे धक्का देते हुए फौरन से वहाँ से भाग गई थी। और भागते हुए वो बई के कमरे में जाकर दरवाजा लॉक कर लेती है। तो लू जाकर दरवाजा नॉक करते हुए कहता है दरवाजा खोलो। तभी बई आकर दरवाजा खोलते हुए कहता है कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। लू बई को देखते हुए वहाँ से फौरन से भाग चुका था और फिर वो वैन से कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि इन दोनों का चक्कर है। जिस पर यान कहती है कि फिक्र मत करो, इन दोनों को तो मैं देख लूंगी। और दूसरी तरफ हम बई और वैन को देखते हैं जो कि एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग बई जैसे ही अपने सामने वैन को देखता है तो उसके हाथ पर बर्थ मार्क देखते हुए कहता है तुम लिटिल बटरफ्लाई हो। जिस पर वैन कहती है तुम कौन हो। बई कहता है मैं शॉ बई हूँ, याद करो जब मैं छोटा था मैं गुम हो गया था और तुम मुझे पुलिस के पास लेकर गई थी ताकि मैं अपने घर वालों से मिल सकूं। मैंने तुम्हारे बर्थ मार्क को याद कर लिया था ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। लेकिन इसके बाद वैन थोड़ी सी सैड हो गई थी और अपने रिलेशनशिप के बारे में भी वो बई को बता देती है और अपने मिसकैरेज के बारे में भी। और फिर वो बई से कहती है कि मैं न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं करना चाहती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग हम वैन को देखते हैं जो कि ऑफिस में बैठी काम कर रही थी। तभी उसके सामने लू आते हुए कहता है कि कैसा चल रहा है एग्जीबिशन का काम।
इस पर वो हंसते हुए कहती है कि अच्छा चल रहा है, कुछ ही देर में कंप्लीट भी हो जाएगा। तभी डायरेक्टर लू सोचता है कि इसको कल रात की कोई भी बात याद नहीं है, शुक्र है मैं बच गया। और कुछ ही देर में उसके पास यान भी आते हुए बोलती है कि अपना ध्यान रखना, कुछ होने वाला है तुम्हारे साथ। और फिर वो एक फ्लैशबैक को याद करती है कि एग्जीबिशन में जो गाड़ी वैन दिखाने वाली थी उसी को उन्होंने मिलकर खराब कर दिया था। अब एग्जीबिशन का दिन आ चुका था और हम वैन और बई को देखते हैं जो कि अपनी कार के पास जाते हैं, लेकिन उसको खराब हुआ देखकर वो दोनों ही परेशान हो चुके थे। कुछ ही देर में एग्जीबिशन भी स्टार्ट हो गया था और यान कहती है ये दोनों तो आज गए, लेकिन सब जैसा ही आकर उनकी गाड़ी देखते हैं तो वो तो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी क्योंकि उसके ऊपर बहुत ही अच्छी डिजाइनिंग हो चुकी थी। तभी बई और वैन एक फ्लैशबैक को याद करते हैं जब बई ने कॉल करके ये सब करने के लिए कहा था। सब उस कार की बहुत ही ज्यादा तारीफें भी किए जा रहे थे। इतने में हम देखते हैं कि वैन के तीनों भाई वहां पर आ चुके थे और आते ही वो वैन से मिलते हुए कहते हैं सिस्टर तुम कैसी हो। ये देखकर तो बई भी हैरान रह गया था और वो यान की तरफ देखता है और यान बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। हम सभी कोलीग्स को भी देखते हैं जो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये है इनकी बहन। इस पे यू कहता है कि किसने इतनी हिम्मत की कि मेरी सिस्टर होने का प्रिटेंड करे। और फिर यान की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं इस बात को मेक श्योर करूंगा कि तुम्हारे साथ कोई भी काम ना करे और तुम्हें कोई भी जॉब ना दी जाए। वैन कहती है कि ऐसे लोगों से बहस करने की जरूरत नहीं है और उसके बाद अपनी नेक्स्ट एग्जीबिशन के बारे में बताने लगी थी, लेकिन नैन यान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो कहती है कि तुम इतनी ज्यादा लकी नहीं हो सकती हो, वैन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो चाकू उठाती है और वैन को मारने के लिए आई थी, लेकिन ये सब बई देख लेता है और वैन के सामने आकर वैन को बचा लेता है, लेकिन खुद वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। यू यान को पकड़ते हुए कहता है कि इसको ले जाओ और इसको जिंदा मत छोड़ना, बहुत ज्यादा टॉर्चर करना। और फिर हम देखते हैं कि बई को हॉस्पिटल ले जाया गया था जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट जारी था। वैन बहुत ही ज्यादा रोती है जब कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आते हुए बोलते हैं कि हमने बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से हम उसको बचा नहीं पाए। ये कहकर डॉक्टर्स वहां से चले गए थे और वैन बुरी तरह से रोने लगी थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से बई निकल कर आता है, कहता है अभी मैं जिंदा हूँ। वैन जाते ही उसको हक कर लेती है और कहती है शुक्र है तुम ठीक हो, जिस पर बई कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत करो मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तुमने कहा था ना अभी तो हमें बहुत लंबा सफर करना है, तो फिर अभी तो हमें बहुत लंबा सफर करना है। ये कहकर वो वैन को हक कर लेता है और इसके साथ ही हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले ड्रामाज आपको बिना किसी देरी के मिलते रहें।